नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी में पार्ट 2 लेकर के आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। पहला सीरीज हमने दिया था मानव भूगोल से, जो पार्ट 1 था, और मानव भूगोल से ही कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने फिर से लिया है। यह पार्ट 2 है और आज हम जो है इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। मित्रों, ये वीडियो बीए प्रथम वर्ष, इसके अलावा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उनके लिए भी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। और इसमें हर तरह के प्रश्नों का जो है हमने लगभग समावेश करने का प्रयास किया है। तो आइए हम देर न करते हुए जो है अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है, आप्रवास कहलाता है, आंतरिक प्रवास कहलाता है या बहिर्प्रवास कहलाता है। तो मित्रों, इसका सही आंसर है उत्प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो है वह उत्प्रवास कहलाता है। जबकि दूसरा हमारा प्रश्न है, ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है नंबरिंग में। ये दूसरा प्रश्न है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का प्रवसन कहलाता है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का प्रवसन कहलाता है अंतरराष्ट्रीय, अंतरमहाद्वीपीय, अंतर्देशीय या इनमें से कोई नहीं। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का प्रवसन जो है वह कहलाता है आपका अंतरमहाद्वीपीय। प्रवसन का मतलब होता है जब व्यक्ति अपनी कोई भी राजनीतिक सीमा पार करके दूसरे क्षेत्र में किसी भी उद्देश्य से जाता हो, चाहे वह रोजगार के लिए जाता हो, चाहे पढ़ाई के लिए जाता हो, चाहे नौकरी के लिए जाता हो, जब अपनी राजनीतिक सीमा को पार करता है तो वह प्रवसन कहलाता है। यह दैनिक भी होता है, अस्थाई भी होता है और अस्थाई भी होता है। जब व्यक्ति कहीं जा कर के हमेशा हमेशा के लिए बस जाता है तो अस्थाई प्रवसन हो जाता है। कुछ समय के लिए जाता है फिर चला आता है तो वह अस्थाई प्रवसन हो गया। इसके अलावा जो प्रतिदिन आते जाते हैं वह दैनिक प्रवसन हो गया। इस तरह से व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर आते जाते रहते तो एक स्थान से दूसरा स्थान पे जाना ही प्रवसन कहलाता है। तो व्यक्ति जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर प्रवसन करता है तो यह अंतर महाद्वीपीय प्रवसन कहलाता है। प्रश्न तीसरा हमारा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवसन क्या कहलाएगा। मतलब जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं तो क्या कहलाएगा, अंतर्देशीय, महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय या अस्थायी प्रवसन। तो इस तरह का प्रवसन होता है अंतर्देशीय। जब एक ही राज्य में हम किसी देश में रह रहे हो, अपने ही देश के किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवसन कर रहे हों, तो इस तरह का प्रवसन जो है वह अंतर्देशीय प्रवसन कहलाता है। अगला है कि बाहर से आकर बसने वाला क्या कहलाता है। बाहर से जो व्यक्ति आकर के बस जाए, एक तो यह होता कि यहाँ से जाकर के कोई बाहर बस जाए और कोई दूसरा आकर के हमारे यहाँ बस जाए। तो जो बाहर से आकर के हमारे यहाँ बस जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, उत्प्रवासी कहेंगे, आप्रवासी कहेंगे, निवासी कहेंगे या हम बाहरी कहेंगे। तो ऐसे लोगों को आप्रवासी कहा जाता है। जब कोई आ कर के बस जाता है तो आप्रवासी, और यहाँ से जा कर के कहीं दूसरे जगह बस जाए तो उसे उत्प्रवासी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कारखाने में प्रतिदिन जाना आना क्या कहलाता है। देखो, जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन कहीं आता जाता है तो वह दैनिक प्रवास होता है उसका। यह मौसमी है, अल्पकालिक है, अस्थायी या दैनिक, तो वह दैनिक प्रयास होता है। मौसमी, जब मौसम के अनुसार व्यक्ति कार्य करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, या कभी जो है अल्पकाल के लिए कहीं गए और चले गए तो अल्पकालिक हो गया। अस्थायी प्रवास भी होता है कि जब कहीं गए 4-6 महीने, साल भर रहे, उसके बाद चले आए, अस्थायी हो गया। लेकिन दैनिक प्रवास में व्यक्ति प्रतिदिन जाता है और प्रतिदिन, जैसे डेली वेज के मजदूर हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, क्या करते, पर डे जाते हैं, पर डे आते हैं। तो इस तरह का प्रवास जो होता है वह दैनिक प्रवास कहलाता है। अगला है, ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किसका लक्षण है। ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किसका लक्षण है। अल्प जनसंख्या का, जनाधिक्य का, अनुकूलतम जनसंख्या का या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर जो है वह किसका लक्षण, अल्प जनसंख्या का, जनाधिक्य का, अनुकूलतम जनसंख्या का। तो यह जनाधिक्य का लक्षण है।
ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर जो है यह जनाधिक्य का लक्षण है। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडविन केनन ने किया था, माल्थस ने किया था, क्लार्क ने किया था या ट्रावर ने किया था? तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह एडविन केनन ने किया था। यह एडविन केनन का सिद्धांत था, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अगला है, प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है? प्रति व्यक्ति जो है वह अधिकतम आय किसके द्वारा होती है? जनाधिक से, अनुकूलतम जनसंख्या में, अल्प जनसंख्या में या वास्तविक जनसंख्या में? तो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय न तो जनाधिक में ही हो सकती है, अनुकूलतम जनसंख्या में भी नहीं हो सकती है, अल्प जनसंख्या और वास्तविक। तो अल्प जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या बहुत कम हो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। अगला है, सघन अधिवासों को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। गलत जोड़ा बनाइए। जैसे नेस्टित बस्ती फिंचियम ट्रिवार्था है, पूजित बस्ती है ब्लास ने है, संकेंद्रित बस्ती ब्रूंस और सघन बस्ती हंटिंगटन। तो इसमें गलत जोड़ा कौन सा है? इसमें गलत जोड़ा जो है नंबर 4 है, सघन बस्ती हंटिंगटन। तो सघन बस्ती जो है वह हंटिंगटन ने नहीं बताया है, बल्कि नेस्टित बस्ती फ्रेंच ट्रिवार्था का है, पूजित बस्ती ब्लास का है और संकेंद्रित बस्ती जो है वह ब्रूंस का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते? फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं? तो फार्म गृह एक ऐसे कृषि क्षेत्र होते हैं जहाँ कृषि कार्यों के से संबंधित अनाज रखने के लिए या रहने के लिए जो है बड़े बड़े जो है आवास बनाए जाते हैं और कृषि से संबंधित वहाँ उपकरण भी रहते हैं। इसके अलावा कृषि में कार्य करने वाले कुछ लोग भी वहाँ पर जो है मालिक से लेकर के अन्य लोग भी रहते हैं, तो इसे होते फार्म गृह कहा जाता है। तो फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते? संयुक्त राज्य अमेरिका में कि भारत में कि कनाडा में कि ऑस्ट्रेलिया में? तो फार्म गृह जो है वह भारत में नहीं मिलते हैं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर फार्म गृह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के होंगे। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास का प्रतिरूप क्या होगा? रेखीय होगा, अरीय होगा, नाभिक होगा कि तीर होगा? तो भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में जो ग्रामीण अधिवास का प्रतिरूप है वह अरीय प्रकार का होता है। न तो रेखीय होता है, न नाभिक होता, न ही तीर होता है, बल्कि वह अरीय प्रकार का होता है। अगला है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव प्रतिरूप में कैसा है? मतलब कोई झील हो, उसके चारों ओर जब कोई गांव बसा हो तो कैसा? निहारकीय होगा, अरीय होगा, नाभिक होगा या तीर होगा? तो मित्रों इस तरह का में जो आवास बसते हैं उसे निहारिका क्या है? एक गोल आकार तस्तरी नुमा आकृति होती है, जिसे आकाश में धूल कणों और गैस से बनी हुई एक तस्तरी नुमा आकृति को ही निहारिका कहा जाता है। तो किसी झील के चारों ओर जब कोई गांव बसा होता है तो यह प्रतिरूप जो है वह निहारिकीय प्रतिरूप होता है। अगला प्रश्न है कि भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है? भारत जो है वह आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। किसने कहा है? ब्रूंस ने कहा है, ब्लास ने कहा है, फिंच एवं ट्रिवार्था ने कहा है या हंटिंगटन ने कहा है? तो इसे कहा है ब्लास ने। ब्लास ने कहा है कि भारत जो है वह आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह 2 सही है। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? अरीय होते हैं, तारा प्रतिरूप होते हैं, पंखा प्रतिरूप होते हैं या अनियमित प्रतिरूप होते हैं? तो दोस्तों जो नदियों के डेल्टाओं पर अधिवास बसते हैं वह पंखा प्रतिरूप होते हैं, क्योंकि डेल्टा का जो आगे का भाग होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है और जो नीचे वाला भाग होता है वह पतला होता है। तो आप पंखा देखे होंगे, जो टेबल फैन होते हैं उनका जो पत्ती होती है देखेंगे आप, ऊपर चौड़ी होती है, नीचे पतली होती थी, तो इसीलिए उन्हें पंखा प्रतिरूप भी कहा जाता है। तो नदियों के डेल्टाओं के सहारे जो प्रतिरूप मिलते हैं उन्हें पंखा प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय या
चतुर्थ व्यवसाय। तो ग्रामीण अधिवासों में सीधी सीधी बात है यहाँ प्राथमिक व्यवसाय, क्योंकि ग्रामीण अधिवास के लोग ज़्यादातर कृषि कार्यों में, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, मुर्गी पालन करना, वह अपने प्राथमिक कार्यों में ही लगे होते हैं। अगला है कि मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है। मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है। किसका करता है? पर्यावरणीय दशाओं का, मानव और पृथ्वी के मध्य विद्यमान संबंधों का, जनसंख्या का या मानव प्रजाति का। तो इसका सही आंसर है मानव और पृथ्वी के मध्य विद्यमान मानव भूगोल जो है मानव और पृथ्वी के मध्य संबंधों का ही अध्ययन है। अगला है प्रश्न नंबर 17 कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी की परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी की परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। यह उपयुक्त कथन किसने कहा है कि मानव भूगोल जो है वह क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी। तो पृथ्वी पर जो है सब कुछ स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है, वहाँ परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस परिवर्तन संबंध में क्रियाशील मानव के बीच संबंध का अध्ययन किसने किया है? किसने कहा था कि मानव भूगोल जो है वह क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी की परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। तो यह कथन किसने कहा था? जीन ब्रून्स ने कहा था, रेडजेल ने कहा था, कुमारी शैम्पुल ने कहा था या डिवांजिया ने कहा था? तो इसका सही आंसर है इसे कुमारी शैम्पुल ने कहा था। कुमारी शैम्पुल जो वातावरण नियतिवाद की प्रबल समर्थक रही हैं, इन्होंने कहा कि जो मानव भूगोल है वह क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी की परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। अगला है प्रश्न नंबर 18। 18 क्या कहता है कि स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, यह किसका कथन है? जीन ब्रून्स का है कि ब्लास का है, सैम्पुल का है या रेडजेल का है? तो यह कथन जो है वह जीन ब्रून्स का है कि स्वयं मानव संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। यह कथन है जीन ब्रून्स का। प्रश्न नंबर है 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है कि मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, क्या है? वनस्पति है, प्राणी जीवन है, मानव है या संस्कृति है? तो मानव भूगोल के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वह है आपका मानव। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु अध्ययन मानव है। अगला है 20वां प्रश्न है कि ब्लास द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की विषय सामग्री में जो सम्मिलित नहीं है वह है। मानव भूगोल ब्लास द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की विषय सामग्री में जो सम्मिलित नहीं है वह है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? जनसंख्या नहीं है, कि सांस्कृतिक तत्व नहीं है, परिवहन नहीं है, कि उद्योग नहीं है? तो इसका सही आंसर है उद्योग। उद्योग जो है वो मानव भूगोल में ब्लास जिन्होंने मानव भूगोल की विषय सामग्री बताई थी उसमें उन्होंने उद्योग को नहीं बताया था। प्रश्न नंबर 21 है कि स्वयं मानव संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, वह कभी भी अकर्मण्य नहीं है। यह कथन किसका है? स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, वह कभी भी अकर्मण्य नहीं है। यह कथन किसका है? ब्लास का है, ब्रून्स का है, फिंच का है या ट्रिवार्था का है? तो यह कथन जो है वह ब्रून्स का है। ब्रून्स ने कहा कि स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, वह कभी भी अकर्मण्य नहीं है। प्रश्न नंबर 22 है कि प्रोफेसर ब्लास ने भूगोल के क्षेत्र में 6 तथ्यों का समावेश किया, तो बताइए निम्न में से कौन सा तथ्य जो है वह गलत है। प्रोफेसर ब्लास ने जो है मानव भूगोल के क्षेत्र में 6 तथ्यों का समावेश किया था, तो बताइए कि निम्न में से वो कौन सा तथ्य है जो गलत है। पहला है पृथ्वी के भूदृश्य की एकता, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों का विश्लेषण, मानवीय विकास के घटक या मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण का परिवर्तन। तो इसमें जो गलत तथ्य है वह है मानवीय विकास के घटक। मानवीय विकास के घटक जो है इसमें गलत तथ्य है। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है। प्रजातीय भूगोल है, ब्रह्मांड भूगोल है, सामरिक भूगोल है या ऐतिहासिक भूगोल? तो जो ब्रह्मांड भूगोल है यह मानव भूगोल की शाखा नहीं है।
अगला है 24, इतिहास समय का परिचायक है जबकि भूगोल स्थान का। बहुत अच्छा वाक्य है। यह किस विद्वान का है? कांट का है, ब्लास का है, हेटनर का है या शैम्पुल का है? तो यह कांट ने कहा था कि जो इतिहास है वह समय का परिचायक है, समय को बताता है, जबकि भूगोल जो है वह स्थान को बताता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, इमैनुअल कांट ने भूगोल के कितने भागों में बांटे थे? 4, 5, 6 या 9? तो इमैनुअल कांट ने भूगोल को जो है कुल 6 भागों में बांटा है। प्रश्न नंबर 26 अगला है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? टेलर ने लिखी, बोदिन ने लिखी, रेकलेस ने लिखी या रेटर ने लिखी? तो रिपब्लिक पुस्तक जो है वह बोदिन ने लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है 27, मानव भूगोल के जैविक आधार पुस्तक के लेखक हैं। मानव भूगोल के जैविक आधार पुस्तक के लेखक हैं एम सौर, जीन गॉटमैन, आर ब्लैंचर्ड, देफोंते। कौन है? एम सौर। मानव भूगोल के जैविक आधार हैं एम सौर। अगला है प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस विद्वान को सांस्कृतिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है? निम्न में से किस विद्वान को सांस्कृतिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है? ईसा बोमेन को, ग्रिफिथ टेलर को, कार्ल शौर को या क्रेसी को? तो जो है कार्ल शौर है, इसके सही आंसर है कार्ल शौर। कार्ल शौर को जो है वह सांस्कृतिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कहता है, ज्योग्राफी इज द 20th सेंचुरी। ज्योग्राफी इज द 20th सेंचुरी किसकी रचना है? प्रोफेसर ब्लास्ट की, ग्रिफिथ टेलर की, फिंच की या क्रेसी की? तो ज्योग्राफी इज द 20th सेंचुरी जो है ये रचना है ग्रिफिथ टेलर की। ग्रिफिथ टेलर ने जो है इसे लिखा था, ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का जो है वो भूगोल है। निम्न में से कुछ भूगोलवेत्ता का संबंध फ्रांस से नहीं है? तो निम्न में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध जो है वह फ्रांस से नहीं है? किसका नहीं है? प्रोफेसर ब्लास का, डिमांजिया का, जीन ब्रोन्स का या कुमारी शैम्पुल का? तो कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिनका संबंध फ्रांस से नहीं है? ब्लास है जो है वह फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं, डिमांजिया भी फ्रांस के ही भूगोलवेत्ता हैं, जीन ब्रून्स भी फ्रांस के ही भूगोलवेत्ता हैं, कुमारी शैम्पुल जो हैं यह अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, ये अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं। नेक्स्ट है कि मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? चट्टानों एवं खनिजों का, जलमंडल का, मानव एवं पृथ्वी का या उपरोक्त सभी का? तो मानव भूगोल का जो मुख्य अध्ययन है मानव और पृथ्वी का संबंध, तो यह मानव एवं पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में विस्तृत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? जलवायु विज्ञान का, भूआकृत विज्ञान का, भूगर्भ विज्ञान का या जनांकिकी का? तो मानव भूगोल में विस्तृत अध्ययन किया जाता है जनांकिकी का। अगला है, मानव भूगोल के तथ्यों की व्याख्या करने वाले भूगोलविद में कौन एक शामिल नहीं है? मानव भूगोल के तथ्यों की व्याख्या करने वाले भूगोलविदों में कौन एक शामिल नहीं है? जीन ब्रून्स, हंटिंगटन, फिंच एवं ट्रिवार्था या इमैनुअल कांट? तो इसमें जो है वह इमैनुअल कांट का नाम आता है जिन्होंने मानव भूगोल के तथ्य पर चर्चा नहीं की है। अगला है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने मानव अभिव्यंजना में निम्न में से किस एक को शामिल किया है? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने मानव अभिव्यंजना में निम्न में से किस एक को शामिल किया है? भोजन एवं जल को, उद्योग धंधों को, आमोद प्रमोद को या खनिज पदार्थ को? तो जो हम ह्यूमन रिस्पॉन्स है उसमें खनिज पदार्थ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तथ्य भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य में सम्मिलित है? निम्न में से कौन सा तथ्य भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य में सम्मिलित है? मानव बस्तियां, कृषि फसलें, पशुपालन या खनन उत्खनन? तो इसका सही आंसर है
मानव बस्तियां। कौन सा तथ्य भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य में है? तो इसका सही आंसर है मानव की बस्तियां। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर विंसेंट परपिल्लो ने मानव तथा मानवीय विकास के घटक में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? प्रोफेसर विंसेंट परपिल्लो ने मानव तथा मानवीय विकास के घटक में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? जलवायु के प्रभाव का, वनस्पति का कार्य, व्यापार एवं परिवहन मार्ग, कृषि एवं पशुपालन। तो इसका सही आंसर है व्यापार एवं परिवहन मार्ग। प्रोफेसर विंसेंट परपिल्लो ने मानव और मानवीय विकास के घटक में व्यापार एवं परिवहन मार्ग को शामिल नहीं किया है। अगला प्रश्न है कि एक विश्व की ओर टॉवर्ड वन वर्ड, एक विश्व की ओर नामक मानव भूगोल के तथ्य को निम्न में से किस विद्वान ने सम्मिलित किया है? एक विश्व की ओर नामक मानव भूगोल के तथ्य को निम्न में से किस विद्वान ने सम्मिलित किया है? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने, फिंच एवं ट्रिवार्था ने, डिकेन एवं पिट्स ने, विंसेंट परपिल्लो ने। तो इसका सही आंसर है डिकेन एवं पिट्स ने। डिकेन एवं पिट्स ने जो है एक विश्व की ओर नामक मानव भूगोल के तथ्य को सम्मिलित किया है। अगला है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बहुत पॉपुलर कोटेशन है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह कथन किसका है? ब्रून्स का है, ब्लास का है, हंटिंगटन का है और हम्बोल्ट का है। तो ये कथन जो है प्रोफेसर ब्रून्स का है। ब्रून्स ने कहा था कि परिवर्तन जो है वह प्रकृति का नियम है और पृथ्वी पर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। कहीं विनाश होता है तो कहीं विकास होता है, कहीं कुछ बन रहा होता है तो कहीं बिगड़ रहे होता। ये क्रिया चलती रहती है, पृथ्वी पर कुछ भी अस्थायी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवर्तनशीलता या क्रियाशीलता के सिद्धांत में कौन सा तत्व प्रधान है? परिवर्तनशीलता या क्रियाशीलता के सिद्धांत में कौन सा तत्व जो है वह प्रधान है? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, पृथ्वी की गतियाँ, जैविक शक्तियाँ या उपरोक्त तीनों? तो उपरोक्त तीनों सही हैं। परिवर्तन लाने का कार्य आंतरिक शक्ति भी करती है, पृथ्वी की गतियाँ भी करती हैं, जैविक शक्तियाँ भी करती हैं, तो तीनों सही हैं। अगला है, पार्थिव एकता सिद्धांत के सिद्धांत का मूल दर्शन है। पार्थिव एकता के सिद्धांत का मूल दर्शन क्या है? तो पार्थिव एकता के सिद्धांत का मूल दर्शन क्या है? भौगोलिक एकता, भौगोलिक विकास, भौगोलिक परिवर्तन, भौगोलिक स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता जो है पार्थिव एकता के सिद्धांत का मूल दर्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं। मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं, यह कथन जो है संबंधित है, उक्त कथन किसका है? रेडजल का है, हंटिंगटन का है, ब्लास का है या ब्रून्स का है? मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं, यह कथन जो है किसके हैं? रेडजल का है, हंटिंगटन का है, ब्लास का है या ब्रून्स का है? तो यह कथन जो है वह ब्लास का है। नेक्स्ट प्रश्न है, वातावरण समायोजन सिद्धांत में कौन सा वातावरण समायोजित होता है? प्राकृतिक वातावरण होता है, सांस्कृतिक वातावरण होता है, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो वातावरण सिद्धांत समायोजन में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों शामिल होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विद्वान निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थक नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्वान जो है वह निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थक नहीं है? हम्बोल्ट हैं, विडाल डी लाब्लास हैं, कार्ल रीटर हैं या फ्रेडरिक रेटजेल हैं? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर ब्लास। ब्लास जो थे वो संभववादी विचारधारा के समर्थक हैं, जबकि हम्बोल्ट, रीटर और रेटजेल जो है वह निश्चयवाद के समर्थक रहे हैं। नेक्स्ट है, रुको और विचार करो फिर आगे बढ़ो। इसे भी कहा जाता है रुको और जाओ। यह अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? फेब्रे ने, जॉर्ज टैथम ने, ग्रिफिथ टेलर ने या डार्विन ने? तो रुको और जाओ, गो एंड स्टॉप एंड गो का जो विचारधारा है यह प्रतिपादित किया था ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने कहा था कि मानो जो है ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़े चौराहे की तरह है, पर खड़े ट्रैफिक पुलिस की तरह है। मानव जो है की स्थिति
इस प्रकृति में, इस पर्यावरण में ट्रैफिक चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो गति को नियंत्रित तो कर सकता है पर उसकी दिशा को नहीं मोड़ सकता। इन्होंने रुको और जाओ नियतवाद का संकल्पना दिया था, जिसे नवनियतवादी भी कहा जाता है। अगला है मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा का प्रवर्तक निम्न में से है। मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा का प्रवर्तक निम्न में से है। कौन सा है? विडाल डी ब्लास हैं, फैब्रे हैं, डिकेंसन हैं या ईसा बोमेन है। तो इसका सही आंसर है विडाल डी लाब्लास। विडाल डी ब्लास जो हैं वह मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नहीं सॉरी, मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा का प्रवर्तक जो है फैब्रे को माना जाता है। ब्लास ने जो है काफ़ी व्याख्या की थी इसकी, लेकिन जो संभववादी शब्द था उसका प्रयोग फैब्रे ने किया। तो इसका सही आंसर जो है वह फैब्रे है, ना कि विडाल डी ब्लास। नेक्स्ट है, किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि मानव एक ही साथ कर्ता एवं निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं का निर्वाह करता है? किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि मानव एक ही साथ कर्ता एवं निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करता है? फ्रेडरिक रेडजेल, अल्बर्ट डिमांजिया, एल्फ्रेड हेटनर या प्रोफेसर ब्लास? किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि मानव एक ही साथ कर्ता एवं निष्क्रिय दोनों की भूमिकाओं का निर्वहन करता है? फ्रेडरिक रेडजेल हैं, अल्बर्ट डिमांजिया हैं, अल्फ्रेड हेटनर हैं, ब्लास है। तो इसका सही कथन है ब्लास। ब्लास ने ही कहा था कि मानव एक ही साथ कर्ता एवं निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं का निर्वहन कर सकता है। अगला है, प्रकृति में मानव का स्थान पुस्तक किसकी रचना? मैन्स प्लेस इन नेचर, यह किसकी रचना है? डार्विन की, हक्सले की, अरस्तू की या यूजिन डुबाय की? तो यह रचना जो है हक्सले की है। हक्सले महोदय ने लिखा था मैन्स प्लेस इन नेचर, प्रकृति में मानव का स्थान। नेक्स्ट है, मानव जात की उत्पत्ति और विकास के संबंध में प्राणी विकास का सिद्धांत किसने दिया था? प्राणी विकास का सिद्धांत जो है किसने कहा था? हक्सले ने, हैकल ने, बकल ने या चार्ल्स डार्विन ने? तो इस पुस्तक को लिखा था चार्ल्स डार्विन ने, प्राणी विकास का सिद्धांत। सबसे प्राचीन मानव के अवशेष किस देश से प्राप्त हुए? सबसे प्राचीन मानव के अवशेष किस देश से प्राप्त हुए? मिस्र से, इराक से, भारत से या इटली से? तो सबसे प्राचीन मानव के जो अवशेष मिले हैं वह मिस्र से मिले हैं। और ये लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का कि मिस्र के फ्यूम नामक स्थान से प्राप्त हुए प्रथम प्राइमेट्स अवशेषों को क्या कहा गया है? मिस्र के फ्यूम नामक स्थान से प्राप्त हुए प्रथम प्राइमेट्स अवशेषों को क्या कहा गया है? ड्रायोफिथेकस फोंटानी, पैराफिथेकस, होमोनिड या ओक अपी? तो इसे कहा गया है पैराफिथेकस। मिस्र के फ्यूम नामक स्थान से जो अवशेष मिले थे प्राइमेट्स के, उसे कहा गया है पैराफिथेकस। तो दोस्तों यह थी आज 50 प्रश्नों की दूसरी सीरीज। इसके बाद हम फिर मिलेंगे नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।